हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल होम ग्रोन लर्निंग क्लासेस। आइए अप्लाई करते हैं। ट्रांजिस्टर में हमने कॉमन बेस कनेक्शन के बारे में देख लिया था। हम देखेंगे कॉमन एमिटर कनेक्शन। ऊपर लिखा हुआ कॉमन एमिटर कनेक्शन, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। मैंने ट्रांजिस्टर के सिंबल को बताया था और बताया था कि जहाँ पे एरो निकल रहा होता है उसको बोलते हैं NPN, और जहाँ एरो अंदर की ओर जा रहा होता है, ठीक है, उस डायरेक्शन को देखते हैं। अगर बाहर निकल रहा होता है तो उसको बोलते हैं NPN, और अंदर की ओर जा रहा होता है तो उसको बोलते हैं PNP, पी टाइप एन टाइप पी टाइप मिलकर बनता है। तो हम देख रहे थे यहाँ पे कॉमन एमिटर कनेक्शन के बारे में। तो हमने कुछ डायग्राम बनाया है। ये एरो बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, बाहर की ओर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये NPN ट्रांजिस्टर। ये एरो थोड़ा छोटा हो गया, लेकिन अंदर की ओर जाकर दिख रहा है। ये एरो अंदर की ओर जाकर दिख रहा है, इसलिए PNP ये एरो, देखिए अंदर की ओर जाकर दिख रहा है, इसलिए PNP। देखिए चलिए, अब एक बात बताइए, मैंने बोला था कि ये बेस है, अगर लाइन बेस है और ये जो निकल रहा है वो कलेक्ट मीटर है, तो इन दोनों का जो कंडीशन होगा वो क्या होगा, हमेशा ही क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस में होंगे। तो निकल रहा है तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव टर्मिनल से और बेस को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या होगा, कनेक्शन हो जाएगा। और ये नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है ये रिवर्स में हो गया, ये हो गया कि फॉरवर्ड बायस में हो गया। इस कनेक्शन को हम ध्यान समझेंगे। इस कनेक्शन को जब यहाँ बोलते हैं इसको बोलते हैं VBB, इसको बोलते हैं VCC, और इन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो वोल्टेज होता है उसको बोलते हैं VCE। कम्यूटेटर मीटर वोल्टेज को बोलते हैं क्या, VC। और यहाँ पे सिग्नल देते हैं, ठीक है, सिग्नल देंगे। अब यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। यहाँ से हम एक तार यहाँ लगाते हैं, यहाँ तार लगाते हैं, एक तार यहाँ लगाता है, वहाँ पर लगाते हैं और वहाँ से आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कॉमन एमिटर कैसे होगा, इसको जो ये एमिटर वाला है ना, ये एमिटर टर्मिनल, इसके लिए भी काम हो रहा है, इस नेटवर्क इस लूप के लिए भी, और इस लूप के लिए भी यही जो टर्मिनल है एमिटर का कॉमन हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए फिगर में, ये PNP टाइप का ट्रांजिस्टर है, ठीक है। ये जो टर्मिनल है इस वाले के लिए, लूप के लिए भी ये काम कर रहा है, इस वाले लूप के लिए भी काम कर रहा है, यूज़ में आ रहा है, यानी इंगेज हो रहा है, इसलिए कॉमन हो गया। और ये एमिटर है, कॉमन एमिटर कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये देखिए अंदर को जा रहा है तो PNP, यानी ये P होगा, ये N होगा। तो N को नेगेटिव से, P को पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव, ये हमारा कनेक्शन हो गया। बैटरी कैसे सप्लाई कैसे देते हैं, ये सिग्नल यहाँ हो गया, सिग्नल यहाँ हो गया, ठीक है। आई होप कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे फिर से आउटपुट, यहाँ से आउटपुट लेते हैं। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ से हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं, ये नो वेरी वेल, ठीक है ना। चलिए, और यहाँ से ये क्या हुआ फ्रेंड्स, ये है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये VCC हो जाता है और ये VBB हो जाता है, बेस वोल्टेज और ये कलेक्टर वोल्टेज, और इन दोनों के बीच का कलेक्टर एमिटर कलेक्टर वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप बताइए, ठीक है। हम जनरली NPN टाइप के ट्रांजिस्टर को पढ़ते हैं, PNP टाइप के ट्रांजिस्टर को नहीं पढ़ते हैं ना, यूज़ करते हैं उतना। क्यों नहीं यूज़ करते हैं, यूज़ इसलिए नहीं करते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि N टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ज़्यादा होता है। P टाइप के कंपेरिजन में P टाइप में होल होता है, और ये कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि होल्स जो होते हैं उतने अच्छे से कैरियर के रूप में उनको नहीं एक्सेप्ट किया जाता है, इसलिए हम NP टाइप को नेगलेक्ट कर देते हैं और N टाइप को हम लेके चलते हैं, क्योंकि N टाइप में ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं कंपेयर टू P टाइप, जैसा मैंने बताया था, ठीक है। P टाइप कैसे बनते हैं, N टाइप कैसे बनते हैं मैंने बताया था, पेंटावलेट ट्राइवलेंट, ठीक है, इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, हाँ ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए आइए इसके आगे कुछ समझते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझते हैं, ठीक है। आपको पता है कि P टाइप में क्या होता है, कॉमन एमिटर कनेक्शन में क्या होता है, कॉमन एमिटर कनेक्शन में N टाइप है, NPN टाइप है, हमने ट्रांजिस्टर को ले रखा है। ये जो होता है ये होता है बेस करंट IB, ठीक है, पॉजिटिव से निकल रहा है, पॉजिटिव में ये भी पॉजिटिव निकल रहा है, तो ये हो गया हमारा IC, और ये नीचे की ओर आ रहा है, ये हमारा हो गया I एमिटर करंट।
इसमें बेस जो होता है हमारा यहाँ होता है, मीटर जो होता है कॉमन की तरह काम करता है, और कलेक्टर इस साइड होता है, आउटपुट लेते हैं कलेक्टर से हमेशा। कनेक्शन आप देख सकते हैं, ठीक है। हम पढ़े कॉमन में क्या होता है, इसमें करंट गेन कैसे होता है, करेंट गेन कैसा, करेंट गेन कहने का मतलब जो हम दे रहे हैं और हम जो ले रहे हैं दोनों का कंपेयर करते हैं कि क्या हमको लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ठीक है। अगर गेन हो रहा है तो करंट गेन हो गया, और लॉस हो रहा है तो करंट लॉस हो गया। यानी हम करंट दे रहे हैं और कितना हम करंट ले पा रहे हैं, ठीक है। अगर ले पा रहे हैं ज़्यादा देने के कंपेरिजन में तो गेन हो गया, और देने के कंपेयर में ले कम पा रहे हैं, ठीक है, या देने के कंपेयर में ले जो है कि ज़्यादा पा रहे हैं तो हो गया गेन। जैसे कि करंट गेन क्या होता है, इस करंट गेन को कॉमन एमिटर कनेक्शन में क्या होता है, ठीक है, हम बेस करंट गेन को बीटा से दिखाते हैं, ठीक है। उसमें अल्फा दिखाते हैं, इसमें बीटा से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, बीटा इक्वल टू होता है डेल आई सी और डेल आई बी। समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा, डेफिनेटली नहीं समझ में आया होगा। कहने का मतलब क्या है कि हमने दिया क्या आई बी, मिला क्या आई सी, कंपेरिजन क्या है, ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं और गेन हो रहा है। इसका मतलब जाहिर सी बात हम दे कम रहे हैं और ले ज़्यादा रहे। हमने आपको पहले ही ट्रांजिस्टर में बताया था कि बेस जो होता है में करंट जो होता है काफ़ी कम होता है कंपेरिजन टू कलेक्टर और एमीटर के, ठीक है। चलिए फॉर्मूला पढ़े होंगे, आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, पता है आपको। और 90 से लेके 95% तक जो होता है वो होता है आपका आई सी, और 0.5% आपका होता, सॉरी 5% होता है आपका आई, और पूरा 100% होता है क्या आई। यानी अगर आई 100 देता है मीटर करेंट तो 90 से 95 करेंट कलेक्टर में बहेगा और 5% करेंट जो है बेस में बहेगा, ठीक है। मैं जल्दी में बिल्कुल नहीं पढ़ा रहा हूँ, एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि आप समझ में सोइएगा मत, ठीक है, बाकी मैं देख लूँगा। चलिए हमने करंट गेन का फॉर्मूला यहाँ देखा। यहाँ पर करंट गेन आपको पता है कि बहुत कम होता है, 5% और यहाँ 95% दोनों का डिफरेंस रेशियो जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ जो करंट गेन होता है ना वो 20 से लेके ना 500 तक हो सकता है, ठीक है। जबकि वहाँ पे कॉमन बेस में क्या होता था, अल्फा इक्वल टू होता था डेल आई सी बाई डेल आई ई, और यहाँ पे जो होता था ना ये एक यूनिटी होता था, ठीक है। अपने को मैंने पढ़ाया था, क्यों, क्योंकि आई सी नियर अबाउट इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू आई। ज़्यादा समझ में आया, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ना होनी भी नहीं चाहिए। एक पॉइंट हमें यहाँ समझ में आता है कि करंट गेन जो होता है कॉमन एमिटर में 220 से लेके 500 तक हो सकता है। चलिए कुछ फॉर्मूलाज, ठीक है, इसकी जरूर, इसका मतलब कि भैया इसमें दे रहे हैं बेक मिल रहा है 20 गुना ज़्यादा, यानी 500 गुना ज़्यादा भी मिल सकता है। जैसा अभी मैंने देखा करंट गेन होगा तो वोल्टेज गेन भी होगा, क्योंकि आउटपुट यहाँ पे ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा 20, और ये जो भी आउटपुट आपका 20 टाइम्स ज़्यादा आएगा, तो इट्स वेरी बिग थिंग, ठीक है। ऊपर से रेजिस्टेंस तो हाई होता है, ठीक है, इसमें रेजिस्टेंस भी क्या होता है, हाई होता है, लेकिन ज़्यादा हाई नहीं होता है जो देते हैं ना। जिसका मतलब ट्रांजिस्टर में हम जो दे रहे हैं वो आई बी दे रहे हैं, आई बी की वैल्यू बहुत छोटी है, ठीक है। आई बी बोलो मतलब वो छोटा करंट फ्लो हो रहा है, वो छोटा करंट फ्लो होने का मतलब क्या, रेजिस्टेंस इनपुट रेजिस्टेंस थोड़ा सा हाई है, इनपुट ये करंट की वैल्यू क्या है, बहुत कम है, इसका मतलब इनपुट रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है, तभी करंट कम दे जा रहा है, ठीक है। और हमारा आई सी पे करे वो आई सी का जो रेजिस्टेंस होता है, जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है हमारा कॉमन बेस में 50 किलो ओम, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस हमारा रिवर्स में होता है, रिवर्स में होने पड़ेगा 50 किलो ओम, कभी कभी 45 किलो से लेके 45 किलो से 50 किलो ओम तक हो सकता है ये हमारा रेजिस्टेंस, ठीक है। जितना बात समझ में आ रही है, जिसको नहीं समझ में आ रही है वो वीडियो को रिवर्स करके देख ले, ठीक है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इंपॉर्टेंट बात पे, वो लोग तुम्हें को बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे इंपॉर्टेंट बात कर। फ्रेंड्स कुछ न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं हम, ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स को देखते हैं, ठीक है। एंड लेट्स बीटा इक्वल टू क्या होता है, अभी मैंने बताया आई सी अपॉन में आई बी, ठीक है। बीटा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन में आई बी, ठीक है। बात बताओ
हमें ये पता है कि आई ई स्क्वायर टू होता है आई सी प्लस आई पी स्क्वायर टू क्या होगा फ्रेंड्स, आई ई माइनस आई सी, इस सी को इधर भेज दिया तो माइनस आई सी। ठीक है, चलिए ठीक। अब बीटा जगह क्या हम इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, आइए पुट कर दीजिए। हमने बीटा की इस वैल्यू को पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमारा क्या आता है, बीटा स्क्वायर टू क्या आता है, आई सी अपॉन में आई सी माइनस आई ई माइनस आई सी। ये समझ में आया होगा, आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। अब सबको जो है कि आई ई से डिवाइड कर दीजिए और इन सबको आई ई से डिवाइड कर दीजिए, आई ई से डिवाइड कर देना है। ठीक है, हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड करने के बाद क्या आएगा फ्रेंड्स, आई सी अपॉन में आई ई अपॉन में आई ई अपॉन में आई ई माइनस आई सी अपॉन में आई। इतना समझ में आया? आई थिंक यहाँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके आया हूँ। ठीक है, अब एक बात बताइए, इसको अल्फा की वैल्यू क्या होती है, आई सी अपॉन में आई पढ़ा है आपने, आई सी अपॉन आई पढ़ा है ना आपने, तो यही तो इसको हम अल्फा भी लिख सकते हैं। चलो इसको मैंने अल्फा लिख दिया, इसको भी तो अल्फा लिख सकते हैं, इसको भी हम अल्फा लिख दिया। अगर करके क्या होगा, 1 हो गया। यानी यहाँ से जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है, क्या निकल के आ रहा है, अल्फा 1 माइनस अल्फा बीटा स्क्वायर टू। इस वन बाई बार इंपॉर्टेंट फॉर्म है, रिलेशन हो गया अल्फा बीटा में। अगर अल्फा बीटा का हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक है, देख लीजिए जी, ये सब कुछ समझ लीजिए। अब बीटा इक्वल टू आई सी अपॉन आई टी। ठीक है, ये डी सी के लिए होता है जब कोई भी सप्लाई हम नहीं दे रहे होते। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला प्लस पता, आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो आई डी क्या होगा, आई माइनस आई सी होगा। हमने इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेट किया, यहाँ इक्वेट करके यहाँ लिख दिया। अब सब में जो है कि आई से डिवाइड दे दिया, आई से डिवाइड करने के बाद आई सी माइनस आई हो गया, और आई माइनस इसमें भी आई डिवाइड होगा तो ये हो गया, इसमें आई सी डिवाइड तो ये होगा, आई सी बाई आई अल्फा हो गया, आई सी बाई अल्फा हो गया, ये कट के 1 हो गया, तो अल्फा 1 माइनस अल्फा। समझ में आया? ठीक है, ये कुछ नहीं था, इसके आगे एडवांस लेवल चलेंगे, देखते रहिए देखते रहिए। ठीक है, इस फॉर्मूला को ट्रांसलेशन को याद रखना है। ठीक है, चलिए रख करता हूँ फ्रेंड्स, आइए पढ़ते हैं, आइए पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखते हैं, चलिए देखते हैं। हमने देखा बीटा इक्वल टू अल्फा 1 माइनस अल्फा। ठीक है, एक बात बताइए, हम इसमें बीटा में +1 जोड़ दें तो इसमें भी 1 जोड़ेंगे, यानी इसमें 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, यानी अल्फा माइनस 1 माइनस ए अपॉन में 1 माइनस ए होगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, अल्फा से अल्फा कर दिया, यानी 1 अपॉन में 1 माइनस ए, ये बीटा की वैल्यू होगी। यानी शॉर्ट क्या है, बीटा स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर टू 1 माइनस अल्फा। ध्यान समझना, रिलेशन धीरे धीरे हम समझ में आने चाहिए कि, ठीक है, देख लीजिए। ठीक है, कोई चीज़ धीरे धीरे समझ में आती है, आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, चलिए एक बात बताइए, ये समझ में आया? ठीक है, इससे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इन द केस इसको इससे यानी 1 माइनस अल्फा इक्वल टू बीटा प्लस 1 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसको इधर कीजिए, इसको इधर कीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन में बीटा प्लस 1 इक्वल टू अल्फा होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। ठीक है, इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, इसको यहाँ लेके आइए, तो हो जाएगा बीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में बीटा प्लस 1, माइनस से माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 1 कर जाएगा आपस में, यानी कि बीटा अपॉन में बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा बराबर आ गई। चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? नहीं समझ में आ रही हैं, समझिए। यानी अल्फा एक रिलेशन को यहाँ मिला, एक ये रिलेशन नंबर 1 है, ये रिलेशन नंबर 2 है। ठीक है, और रिलेशन नंबर 3 बताइए किए थे, A1 माइनस अल्फा। ये 3 रिलेशंस को याद रखना है। ठीक है, ये कार्ड दे रहे हैं, इससे ये आया है, किस रिलेशन को याद रखना इंपॉर्टेंट है,
इस रिलेशन को याद रखना इंपॉर्टेंट है और इस रिलेशन को भी याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि एनर्जी वीक हो गया लॉस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बिल्कुल इसलिए पढ़ा रहा था कि एक्सप्रेशंस हैं, फॉर्मूला है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसलिए आप देख लीजिए एक बार, ठीक है। धीरे धीरे समझेंगे तो इस यहाँ तक पहुँच पाएंगे। कैसे आया मैंने बताया, नहीं समझे तो वीडियो को फिर से देखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन पढ़ाने में फ़ायदा ये है कि अगर बच्चों को नहीं समझ में आए तो आप ये बोल सकते हो वीडियो को दोबारा देख लो, वहाँ समझ लो, दोबारा पढ़ाने की जरूरत नहीं, टाइम बचता है। अब आइए निकालते हैं एक्सप्रेशन फॉर आईसी के लिए करेक्टर करंट के लिए एक्सप्रेशन यानी फार्मूला निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, सब कुछ वही होगा, कुछ भी नया नहीं करते हैं, ठीक है। तुमको पता है आईसी इक्वल टू क्या होता है पहले वाले क्वेश्चन से कि अल्फा 1 माइनस अल्फा आई बी पता होगा, मैंने बताया था, और आई सी बी ये अपॉन में 1 माइनस अल्फा, ये मैंने बताया था आपको, ठीक है। ये ऐसे की इक्वेशन होता है, इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो अगर मान लो कि ट्रांजिस्टर में आई बी 0 है, कॉमन एमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, जो पर लिखा हुआ कॉमन एमीटर कनेक्शन में आई बी 0 है, तो आई सी भी 0 होगा। क्या 0 होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ माइनॉरिटीज़ का कैरियर की वजह से कुछ ना कुछ करंट फ्लो होता रहता है, नैनो एम्पियर मिली नैनो एम्पियर, कुछ फ्यू नैनो एम्पियर के रिगार्डिंग उसकी अप्रॉक्सीमेट, उसकी इक्वलेंट, उसके बराबर करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट जिसको बोलते हैं। जैसे आई सी बी यू कॉमन बेस करंट जो होता है, कॉमन बेस ओपन होने के बाद करंट जो फ्लो होता था लीकेज करंट, वहाँ बोलते हैं आई सी बी ओ। लेकिन यहाँ पे जो करंट फ्लो होता है उसको बोलते हैं क्या? ये कभी भी 0 नहीं होगा, लीकेज करंट यहाँ फ्लो होगा, इस लीकेज करंट का मतलब सी ई यू। कॉमन एमीटर जब ओपन हो गया हमारा बेस, जब ओपन हमारा क्या एमीटर, ठीक है। कैसे होता है? सी बी ई, कलेक्टर बेस एमीटर, ध्यान समझिएगा, कलेक्टर बेस एमीटर, इन तीनों में से जब भी कुछ गायब हो तो समझ लीजिए क्या कट गया है, ओपन हो गया। जैसे ये गायब हो गया, ठीक है, तो ओपन हो गया, तो ओपन हो गया तो क्या ओ सी बी है, वो आई करंट हो गया, आई सी बी हो गया, ठीक है। याद समझिए मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए आई सी ई यू है, ठीक है, सी ई, ध्यान समझना, आई बी ई था, ठीक है। यहाँ पे क्या है? बी गायब है, बी को हटा दीजिए। अब बी को हटा दीजिए तो क्या हो गया? ओ लगा दीजिए, क्योंकि बी है नहीं तो ओपन हो गया, देखने में अच्छा नहीं होता ना, तो इसको अच्छे से अरेंज कर दीजिए, तो आई सी ई हो गया, ठीक है। तो आई सी ओ क्या हो गया? आई सी ई ओ क्या हो गया? यानी बेस हमारा क्या है, बेस करंट क्या है हमारा, ओपन है। जो फिगर आपको बनाया था कॉमन एमीटर कनेक्टर में, ट्रांजिस्टर में, उसमें बताया था कि बेस जो होता है क्या हमारा होता है, ओपन होता है। कैसे होता है देखिए, ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ये हमारा ओपन है, ये ओपन हो गया है, ठीक है, पूरा ओपन हो गया है, और हमारा यहाँ से यहाँ एक ई करंट आएगा और यहाँ से एक ई करंट आएगा, ठीक है। तो यहाँ लीकेज करंट फ्लो होगा, यहाँ पे लीकेज करंट फ्लो होगा, वो क्या होगा? आई सी ई यू करंट होगा, क्योंकि आई बी यहाँ पे क्या हो गया है? 0 हो गया है, इक्वलेंट टू 0 हो गया है, ठीक है। यानी कोई सप्लाई हमने तो यहाँ पे जो बैटरी लगाया तो बैटरी लगाया ही नहीं है, ठीक है, हमने बैटरी लगाया ही नहीं है, जिसकी वजह क्या है? आई बैटरी 0 हो गया, लीकेज करंट यानी माइनॉरिटी का लीकेज करंट होगा, वो लीकेज करंट क्या होता है? आई सी यू होता है, ठीक है। इतना समझ में आया बात? अच्छा, देखिए, ठीक है। यानी कि अगर आई बी 0 हो गया तो आई बी 0 हो गया तो क्या होगा? ये 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0, ठीक है। और जब ये 0 हो जाएगा तो आई सी किसके बराबर हो जाता है? आई सी हो जाता है आई सी ई ओ के लीकेज करंट से, लीकेज करंट, ठीक है। और ये लीकेज करंट किसके बराबर हो जाएगा? जो बचा एक्सप्रेशन है, यहाँ पे आई सी क्या हो जाएगा? आई सी ई ओ इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आई सी बी ओ, ठीक है। समझ में आया? नहीं आया? अभी मैंने एक एक्सप्रेशन निकाला था, बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन अल्फा, 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ये 1 यहाँ लिख रहे हैं, बी प्लस 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस अल्फा। हाँ तो दिख रहा है ना, तो यही तो है। इसके जगह हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 सी बी यू
ICEO लिख सकते हैं ना, लिख दिया। लो, कहने का मतलब क्या है, जब ये 0 हो गया था तो IC जो करंट फ्लो होना चाहिए वो करंट फ्लो नहीं हुआ सर्किट में, वो करंट फ्लो नहीं हुआ, उसके बजाय कौन सा करंट फ्लो हुआ, वो जो सर्किट कलेक्टर सर्किट है उसमें कौन सा करंट फ्लो हुआ टर्मिनल में, वो करंट फ्लो हुआ क्या, लीकेज करंट। वो लीकेज करंट कौन सा हुआ, ICO, कलेक्टर एमिटर लीकेज करंट ओपन होने की वजह से। ठीक है, लीकेज करंट फ्लो, वो लीकेज करंट की वैल्यू क्या होती है, ICBO के बराबर होती है, लेकिन कितने टाइम्स में, 1 माइनस अल्फा टाइम्स में, या फिर बीटा प्लस 1 टाइम्स में। समझ में आया ना, चलिए अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स कर सकते, देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ये था थ्योरी, मतलब फार्मूला के बेसिस पे। थ्योरी कैसे, थ्योरी समझते हैं। ये ओपन बेस है, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है। इसमें IBG क्या है, 0 के बराबर है क्योंकि ओपन है बेस। ठीक है, मैंने बताया था ऐसा जो अर्थिंग टाइप का चलेगा, ग्राउंडिंग टाइप का जो सैम्पल होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक, चलो ये इलेक्ट्रिकल लैंग्वेज में ये फॉर्म है, ऐसा इसमें दर्शाया जाता है। ठीक, चलो जब बेस ओपन है भाई तो क्या होगा कि करंट कैसे फ्लो होगा, तो करंट फ्लो होगा ICB। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। यहाँ पे कैसे होगा, ये भी ICB लीकेज करंट फ्लो होगा, क्योंकि ये वो बेस, तो बेस है ही नहीं। जब बेस होगा ही नहीं तो इसी की वजह से तो कलेक्टर में करंट, इसी बेस की वजह से तो कलेक्टर में चेंजेस होते थे। इसमें थोड़ा सा भी करंट देंगे तो इसमें चेंजेस होंगे, इसमें ज़्यादा करेंगे इसमें ज़्यादा करंट चेंज होगा। वो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, खोल के देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, अभी देखते हैं बेस, उसमें कलेक्टर चेंज करते थे, जो कलेक्टर का एमिटर करंट चेंज करते थे तो कलेक्टर करंट में चेंजिंग होती थी कि उसको कॉमन बेस था। लेकिन यहाँ एमिटर बेस में एमिटर कॉमन है, इसलिए बेस हम चेंज करेंगे करंट में, तो कलेक्टर के चेंज में करंट में चेंजेस होंगे। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे IB देते हैं, जैसे ही हम यहाँ पे IB देते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या होगा कि ICEO, ठीक है, बीटा प्लस IBO। समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आया। समझ में आया, अभी भी नहीं आया। चलो देखो, IC तो क्या होता है, बीटा प्लस 1 IB प्लस ICE, ये करंट फ्लो होगा। ठीक है, बीटा प्लस 1, क्यों बीटा प्लस 1 हो रहा है नहीं मालूम, मालूम हो जाएगा। IC इसका भी क्या था, 1 माइनस अल्फा IB होता था, इसके जगह हमने क्या लगा दिया, इसको लगा दिया, और 1 प्लस ICU होता था। ठीक है ना, ICU होता था, तो भाई IC इक्वल टू IB प्लस ICU। ठीक है ना, समझ वाली बात। हमें IB को दी जाती है और जो लीकेज करंट हो रहा है वो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी I मिलेगा, यहाँ पे भी यही वाला करंट IC वाला यही वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो वो थियोरेटिकली था और ये वो प्रैक्टिकली था, न्यूमेरिकल थ्रू, और ये थियोरेटिकली है। ठीक है, ये समझ में आ रही है। हम बेस को चेंज करते हैं, हमारा IC चेंज होता है, तो क्यों होता है ये मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि हमने पूरा बुद्धि अपना को दे दिया था इसके पहले फर्स्ट ट्रांजिस्टर के फर्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो समझाऊंगा, आप कमेंट करोगे तो मुझे कॉल करोगे, तो मेरा फ़ोन नंबर तो पता ही है आपको, कॉल कर लीजिएगा। चलिए ठीक है, हमने जो भी न्यूमेरिकल्स कराए हैं या फिर जो भी अभी हमने एक्सप्रेशंस कराए हैं, जो भी हमने फार्मूला कराया है, उसको ध्यान से 2 बार वीडियो देख लो, यहीं पे रोक के, अभी बोल रहा हूँ यहीं पे रोक के फिर से देख लो, क्योंकि अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, 8 से 10 न्यूमेरिकल लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि ये सारे फार्मूला हमारे दिमाग में, जहन में बैठ जाए। आइए तो हम न्यूमेरिकल्स को देख लेते हैं। जितना मैंने बता दिया है उससे ज़्यादा जो है कि फार्मूला नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में। ठीक है, उसी पे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जैसा कि आप अभी देखेंगे, टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लीकेज करंट। मेजरमेंट ऑफ लीकेज करंट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अगर
हमारा जो है कि कॉमन एमिटर बेस है, ठीक है, कोई कनेक्शन नॉर्मल है, अगर उसको बेस को हम हटा दें तो जो करंट फ्लो होगा वो होगा ICEO, ठीक है, कॉमन एमिटर लीकेज करंट। अगर बेस रहने दें, एमीटर को हटा लें तो वो हो जाएगा क्या, एमीटर क्यों कब हटता है, जब कॉमन बेस होता है, और बेस कब हटता है, जब कॉमन एमीटर होता है, ठीक है ना। फिगर बताना की जरूरत तो है नहीं, बता दिया जाए, चलिए बता दें। तो ध्यान से ट्रांजिस्टर NPN, ठीक है, इसमें ध्यान समझना, बैटरी में दे रहे हैं, एग्जाम्पल होता है, ठीक है, इसमें करंट होगा, ठीक है, अगर ये हटा दिया जाए तो इसमें और इसमें कौन सा करंट फ्लो होगा, वो करंट जब ये हटा रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, ICBU, ठीक है, क्यों, क्योंकि एमीटर क्या है यहाँ पे ब्लॉक है, जीरो है, ठीक है, एमीटर क्या है यहाँ पे जीरो है, तो एमीटर करंट यहाँ पे क्या है, जीरो है। लेकिन इसी को सेकेंड केस में यहाँ पे देखा जाए, यहाँ फिगर बनाता हूँ, एन की बात करें, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा और ये वाला कनेक्शन को ओपन कर दिया जाए, ठीक है, बेस को ओपन कर दिया जाए, तो बेस कब ऑन होता है, ओपन होता है कॉमन एमीटर में, कॉमन एमीटर में बेस अभी देखा है, कॉमन एमीटर में बेस ओपन होता है, तो कॉमन एमीटर जब बेस ओपन होगा तो हमने देखा कि ICEU कॉमन एमीटर जो ब्रेकडाउन होता है, ओपन होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज लीकेज करंट जो करंट होता है वो बहता है इस ICEU में, ठीक। तो मेजरमेंट ऑफ करंट में लिखा होता है टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ लीकेज करंट, तो ये कैसे आप मेजर कर सकते हो, ठीक है, वो देखने के लिए अगर यहाँ पे मीटर हटेगा तो CPU बनेगा, क्यों, कि मैंने बताया था कैसे चेक करते हैं, मैंने एक तरीका बताया था ना ये आपको, जुगाड़ जिसको बोलते हैं ICEB, ठीक है, तो हमको कौन सा बंद करना है, एमीटर बंद करना है, एमीटर करंट को बंद कर दिया तो इसमें एमीटर बंद कर वो आ जाएगा COB, ठीक है, COB अच्छा थोड़ी लगता है देखने में, तो CBO कर देते हैं, अच्छा लगेगा, ठीक है, एमीटर जब ओपन हो गया तो CBO करंट बने लगा, ठीक है, चलो फिर से यहाँ देख लेते हैं ICEB, ठीक है। अब क्या है, यहाँ बेस को ओपन करके, चलो बेस को ओपन करके क्या लगा दिया, वो लगा दिया, तो ICEO करंट बना लगा, ये जुगाड़ है, लेकिन जुगाड़ ही याद करने का, इसको नहीं याद करना, एग्जाम जब भूल जाएंगे तब याद करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मली याद करने का तरीका है क्या है, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। आपको लग रहा हो मैं थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, मैं थ्योरी इसलिए नहीं बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने पहले बता चुका है, वही सारे प्रिंसिपल्स यहाँ भी काम करते हैं, उसमें कोई अलग चीज़ नहीं है। लेकिन क्या है कि हम यहाँ पे बेस दे रहे होते हैं, और बेस करंट देने की वजह से हमारा जो है कलेक्टर करंट और एमीटर करंट फ्लो होता है, ठीक है, हमारा कलेक्टर करंट और एमीटर करंट फ्लो होता है, लेकिन एग्जैक्टली एमीटर करंट ही फ्लो होता है, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी होती है एमीटर करंट की होती है। कैसे, देखिए, बेस दिया, बेस मान लीजिए 5% दिया, लेकिन मेन तो हमारा जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा हो तो एमीटर से फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अगर बेस 5 दे रहे हैं और कलेक्टर करंट में अगर 95 मिल रहा है, इसका मतलब कि कितने का हो गया बराबर, वो हो गया 20 के बराबर हो गया, ठीक है, इवन 19 टाइम्स हो गया वो, ठीक है। तो लेकिन ये तो पाँच ही पर वोल्ट है ना, 5 ही एम्पियर करंट है, उसको मिला 100 एम्पियर, यानी और कहाँ से करंट आ रहा है, यानी टोटल करंट हमारा आई ही है, जो क्या है यहाँ पे 100 है, ठीक है, समझ वाली बात, आई हमेशा 100 ही रहेगा, ठीक। कनेक्शन ऐसा कर देते हैं कि लगता है कि बेस करंट दे रहा है करंट, लेकिन बेस नहीं दे रहा होता है, वो वोल्टेज जो होता है ना V से, यानी जो एमीटर का वोल्टेज होता है वही जो होता है यहाँ पे, वही वोल्टेज दे रहा होता है, वही वोल्टेज फोर्स दे रहा होता है, ढकेल रहा होता है, तब जाके इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है, ठीक है। चलिए कुछ नंबर लिख सकते हैं, समझ में आ जाएगा, हाँ समझ आएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। और क्लिक करते हैं सब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नहीं, फॉर्मूला आपको बताते हैं, और इस फॉर्मूला को पढ़ लीजिए, एग्जाम में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, रात में तो थ्योरी निकाल जाएंगे, न्यूमेरिकल भी हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन है 8.8,
आप बुक में लिख लीजिएगा। 8.8 क्वेश्चन नंबर 8.8 है। ठीक है, अल्फा की वैल्यू दे रखी है इन्होंने 0.9, मैं एक ही कराऊंगा, इसमें 3 दे रखा है। ठीक है, बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। बीटा की वैल्यू पता क्या होती है, बीटा इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये होता है बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा। सो रख दीजिए 9.9 1 माइनस 9 यानी क्या हो गया 9। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं। 8.9 क्वेश्चन के बारे में देखते हैं क्या दिया है। कैलकुलेट ट्रांजिस्टर, कैलकुलेट आई निकालना है। और इन्हें ट्रांजिस्टर जो बीटा की वैल्यू दे रखी है कितना दे रखा है 50, और आई बी की वैल्यू दे रखी है कितना 20 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, एक बात बताओ आप लोग, ठीक है, कि बीटा की वैल्यू 50 दी है, आई बी दी है, तो आई निकल सकता है क्या? आई निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। सोचो दिमाग लगाओ। बीटा की वैल्यू 50 दी हुई है, आई बी दी हुई है, आई निकालना है, तो सिंपल सी बात है ना, आई सी निकाल लो ना, आई सी निकाल लो। आई सी इक्वल टू क्या होता है, तो बीटा इंटू आई बी होगा। क्यों? क्योंकि बीटा इक्वल टू होता है आई सी अपॉन में आई बी, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई बी इंटू बीटा इक्वल टू आई सी। वैल्यू रख दीजिए ना, बीटा की वैल्यू कितनी 50, इसकी वैल्यू कितनी 20 माइक्रोएम्पियर। ठीक है, हो गया कितना 100 हो गया माइक्रोएम्पियर, 1000 माइक्रोएम्पियर। ये हो गया आई सी की वैल्यू। आई सी की वैल्यू आ गई, तो आपको पता है आई क्या होता है, आई सी तो होता है बी प्लस आई सी, निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये 10⁻6 है, 10 ये इसका होता है ना 1000 मल्टीप्लाई 10⁻⁻60 कट जाएगा, यानी 1 मिली एम्पियर आ जाएगा आपका आई सी। ठीक है ना फ्रेंड्स? ठीक है, 1 मिली एम्पियर आ गया, और 1 मिली एम्पियर ये हो गया, और 20/2 मिली एम्पियर 0.2 मिली एम्पियर हो गया। ठीक है, तो 1.02 मिली एम्पियर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो सॉल्व कर देता हूँ। 1 मिली एम्पियर प्लस 0 प्लस 0.2 मिली एम्पियर 0.02 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, चलो समझ में आया? आएगा सब समझ में आएगा। ठीक है, कोई चीज़ नहीं छूटेगा। फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन दिया होगा, उसका हम फिगर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8.10 का कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। बीटा की वैल्यू दी हुई है, एमीटर करंट की वैल्यू दे रखी, बेस करंट की वैल्यू दे रखी, आई सी की वैल्यू पूछा, और दोनों कंडीशन में देने का मतलब क्या। क्वेश्चन नंबर 1.8 क्या है, बीटा की वैल्यू दे रखा है 49। ठीक है, आई सी वैल्यू पूछ रहे हैं उस कंडीशन में जब अल्फा आई बी हो और आई सी जब बीटा आई बी हो। ये होता है किसके लिए होता है कॉमन, बेस के लिए होता है कॉमन, एमीटर के दोनों ही केस में आई सी वैल्यू पूछ रहे हैं क्या बराबर होगी या नहीं होगी। ठीक है, अल्फा जो दिया है बीटा की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे 49.1 प्लस 49, अल्फा इक्वल टू बीटा 1 प्लस बीटा की वैल्यू, फॉर्मूला हमने बताया था आपको जो भी पढ़ाया है। तो ठीक है, तो इस फॉर्मूले से जो है कि हमारा ये निकल के आया, इसकी वैल्यू आएगी 49/50 0.98। ठीक है, अल्फा की वैल्यू रखेंगे, आई सी की वैल्यू दे रखी है, आई की वैल्यू आई सी निकल के आएगा, बीटा की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, आई बी वैल्यू यहाँ दे रखी, तो आई सी फिर भी निकल के आएगा। दोनों कंडीशन में आई सी निकल के आएगा, और आपका आंसर सेम होगा, क्योंकि आई सी तो सेम बह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, एक फिगर ग्राउंड दे रखा है, और देने के बाद बोलते हैं क्या कि फॉर अ ट्रांजिस्टर बीटा इज 45 and voltage drop across 1 kilo ohm which is connected in the collector circuit 1 volt। ठीक है, यानी जो कलेक्टर सर्किट में 1 वोल्ट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे, जो आरसी सर्किट है, जो आरसी जो ओम है रेजिस्टेंस उसका 1 किलो ओम यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड द बेस करंट ऑफ अ कॉमन एमीटर कनेक्शन। बेस करंट निकालना, बीटा की 45 दे रखा उन्होंने। ठीक है, चलिए आइए।
वैल्यू क्या है 45 है। ठीक है, समझ में आ रही है बात। बीटा की वैल्यू क्या है 45। ठीक है ना। चलिए क्या निकालना है, ये दिया हुआ है, ये 1 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1 किलो ओम, यानी आईसी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा VCC माइनस 1 वोल्ट 1/1 किलो पर जाएगा, ओम हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। ठीक है, 1 मिली एम्पियर वो दिया हुआ है, आपको सिंपल सी बात पता है। यहाँ से ये हो गया, ये बीटा है, तो IB की वैल्यू क्या होगी फ्रेंड्स, आपको अच्छे से मालूम है क्या होगी, IC अपॉन में बीटा, IC वैल्यू 1 मिली एम्पियर, बीटा वैल्यू 45, सॉल्व कर लीजिए 0.42 करके दिखाया इसका आंसर। ठीक है, 0.022 एम्पियर इसका क्या आएगा, आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर टर्न करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। एक फिगर इन्होंने दे रखा है, उसी तरह से मैंने बनाने की कोशिश की है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं। A transistor is connected in a common emitter configuration in the following collector supply is 8 volt collector supply है, and the voltage drop across RC is 0.5 volt. ठीक है, and the value of RC is 800 ohm and alpha is 9.6.96. determine, क्या निकालना है, कलेक्टर एमिटर वोल्टेज VC निकालना है, बेस करंट IB निकालना है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, वैल्यू क्या रहेगा, अल्फा की वैल्यू में दे रखा है 9.6, जैसे बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मालूम है कैसे, 1/1 माइनस अल्फा करके बीटा निकालना है, जरूरत पड़ेगी तो दिमाग में क्यों रखना है, इसको दिमाग में रखना है। ठीक है, हमको निकालना है IB और VCE निकालना है। VCE निकालने के लिए हमको क्या निकालना होगा, VCC माइनस मेन जो वोल्टेज ये और जो ड्रॉप हो रहा है उसको निकाल, ये जो दे रहा है और जो ड्रॉप हो रहा है दोनों डिफरेंस तो ये होगा। ठीक है भाई, इसको मिला है इतना, इतना ड्रॉप करने इसको मिला है इतना, दे रहा है इतना, बीच में कहाँ गया, तो VCE खा गया पोटेंशियल ड्रॉप, वो दोनों बैरियर तोड़ने हैं। ठीक है, तो क्या हो गया VCE प्लस ICRC। ठीक है, तो ये VC निकालना है, VC निकालने क्या करेंगे, VCC माइनस ICRC निकाल लीजिए। 8 वोल्ट है, इसकी वैल्यू क्या देनी है नहीं पता है, 5, 1 0 से 0 करेंगे 4 IC सॉरी VCC एक्चुअली IRC निकालना, आई हमको पता नहीं है, आई कैसे निकलेगा, आई निकालने में क्या करेंगे, IC निकालने में क्या करेंगे, 0.5 में 800 ओम से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 में 800 से डिवाइड देंगे तो फ्रेंड्स क्या आएगा, कुछ अंदाज़ा, कुछ भी थोड़ा सा भी नहीं, सब कुछ भी अंदाज़ा नहीं मिल पा रहा है, कोई बात नहीं, चलिए ठीक। लेकिन एक बात बताओ, ये इसकी वैल्यू यहाँ पे रखी थी 0.5 वोल्ट, इसकी वैल्यू 0.5 वोल्ट बोले रखी है, तो आ गया क्या VCE आपका कितना आ गया, वो आ गया 7.5। ये समझ में आया, चलिए ठीक है, ये चीज़ और अच्छा लगा, ये चीज़ समझ में आया। ठीक है, यानी एक चीज़ और यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, देखो ये समझ में आया कि नहीं आया, कुछ यहाँ समझ में आया, जो ठीक है, यानी अगर VCE निकल गया, IB कैसे निकलेगा, IB निकालने के लिए हमको अल्फा की वैल्यू पता है, अगर हमको IC की वैल्यू पता चल रहा है तो भी मेरा काम हो जाएगा, अगर नहीं पता चल रहा है तो कैसे काम आएगा। ठीक है, तो IC निकालने के लिए क्या करना होगा, 5/80 करना होगा, 5/80 जब करेंगे तो 0.625 मिली एम्पियर IC आ रहा है, IC आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया, बीटा में कन्वर्ट करेंगे, बीटा निकल के आ जाएगा, बीटा निकल के आ जाएगा, तुरंत IC बीटा IB क्या होगा, IB क्या होगा, IC अपॉन में बीटा
सामने। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा फॉर सर 8.15 8.13 नहीं करा रहा, स्किप करा रहा हूँ, बड़ा है, आपको ट्राई कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं करा दूँगा। ठीक है, कलेक्टर लीकेज करंट इन कॉमन एमिटर में है ICE 300 microampere. If not transistor is connected in common base, what will the leakage current? ICBO पूछ रहा है भैया, क्या होगा जब बीटा की वैल्यू दिया होगा 120, तो ICO दिया है, तो ICO क्या होता है? होता है बीटा प्लस 1 ICBO। ठीक है, ये पूछ रहा है, ये दिया हुआ निकाल लीजिए, कितना है निकलना 300 है ना, तो हो गया 0.3 मिली एम्पियर। ठीक है, 0.3 × 10⁻³ अपॉन में कितना हो गया 121, काट दीजिए, हो गया आपका सिंपल आंसर आएगा। ठीक है, चल जाइए 8.15 करते हैं। ठीक है, और सर्टेन ट्रांजिस्टर IB इक्वल टू दिया हुआ है कितना 20 माइक्रोएम्पियर एंड IC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, IC इक्वल टू 2 मिली एम्पियर एंड बीटा की वैल्यू इसमें दी हुई है कैलकुलेट IBO CBO थोड़ा दिमाग लगाइए, CBO निकालना है। ठीक है, CBO निकालना है, बीटा की दे रखी है, IC की IP की दे रखी है, तो अब क्या प्रॉब्लम क्या होगी? ठीक है, ICBO निकालना है, ICBO निकालने के लिए ICBO निकालना होगा। IC इक्वल टू होता है बीटा प्लस 1 IB प्लस ICEO। ठीक है, ऐसी वाली कितनी दे रखी है, इसकी दे रखी है, इसकी वाली दे रखी है, इसकी दे रखी है, निकल जाएगा। जब वो निकल जाएगा तो ICBO निकालने का तरीका क्या है कि क्या होगा, ICEO क्या होता है, बीटा प्लस 1 ICBO होता है, CBO होता है। ठीक है, ICBO का तो बीटा प्लस 1 ICBO होता है, इसको निकालना था ICBO में, इसको में ICBO में बीटा प्लस 1 से डिवाइड दे देंगे तो हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे अब समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब सब कुछ जल्दी खत्म करते हैं, करेक्टरिस्टिक के बारे में जानते हैं, कॉमन एमिटर करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं, बहुत जल्दी सेटअप करते हैं, फिर कॉमन एमिटर करेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ते हैं।
आइए फ्रेंड्स देखते हैं क्वेश्चन। देखिए फिगर, ये जो हमारा फिगर है ये हमारा क्या है, बेस है, ये हमारा ट्रांजिस्टर है, ये हमारा एमिटर है, ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर हम ऊपर घटा बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे, यहाँ हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जानेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि जब हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करने के हम किसके बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं भी जानना जरूरी है। तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते समय ये ध्यान रखते हैं कि वो ग्राफ जो है प्लॉट हो रहा है IP और VCE के बारे में। VCE और IP इन दोनों के बीच जब ग्राफ प्लॉट हो रहा होता है तो उसको बोलते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वो इनपुट के बारे में उसके बताता है, वो उसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। लेकिन जब ग्राफ हम IC और ये पोटेंशियल VCE के बीच ड्रॉ करते हैं कि कितना VC बढ़ाने से कितना IC बढ़ जाता है, ठीक है ना, और कितना VEB बढ़ाने से कितना IB बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब ये VCE और IC के बारे में बात करते हैं तो हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। और ऐसे हमारा क्या ये होता है ये हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। पढ़ने का फ़ायदा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स का पढ़ने का क्या फ़ायदा है, इस से क्या हम जान पाएंगे, इस कैरेक्टरिस्टिक से कुछ फ़ायदा होगा तभी तो वो बुक में दिया हुआ है, पढ़ते हैं सभी। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि हम ये जान पाएंगे उसका रेजिस्टेंस कितना है, क्या बिहेवियर हो रहा है, करंट बढ़ाने से कितना वोल्टेज बढ़ रहा है। यहाँ एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पे माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है, IB को मेज़र करने के मीटर लगा दिए, माइक्रो एम्पियर में मेज़र करेगा। यहाँ IC को मेज़र करना है तो मिली एम्पियर में मेज़र कर रहा है। कहने का मतलब IC की वैल्यू IB की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए यहाँ पे माइक्रो एम्पियर लगाए हैं। और IC की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी होती है IB से क्वांटिटी में, इसलिए यहाँ पे मिली एम्पियर होता है। IC हमेशा मिली एम्पियर में, I हमेशा मिली एम्पियर में होता है, जबकि IB हमेशा क्या होता है, माइक्रो एम्पियर में होता है, बहुत कम अमाउंट होता है, वेरी फ्यू होता है, क्योंकि उसका थिन होता है। थिन होने की वजह से उसमें जो होता है करंट वो कम होता है, करंट कम होने की वजह से वो नहीं पाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट बात है। ठीक है, तो आइए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ग्राफ को प्लॉट करने से क्या क्या मिलेगा सब जानेंगे। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानते हैं। हमने ग्राफ बनाया IB यहाँ पे और VEB यानी VBE, EB को या BE को, लेकिन B को घमंड है, सॉरी E को इमीटर को घमंड है कि हम किनारे ही रहेंगे, इसलिए VBE और VC, यहाँ भी E किनारे है, यहाँ भी किनारे, B को घमंड नहीं, किनारे होता है, लोकल किनारे, क्या करना हम लोग को। ठीक है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखेंगे, हम इसको देखेंगे इसमें क्या परिवर्तन होता है जब हम इसके बीच का बैटरी बढ़ाते हैं। बैटरी नहीं जोड़ा क्या हमने, तो बैटरी ये जो इसको बढ़ाएंगे तो ये ज़्यादा ऊपर होगा, इसकी वैल्यू मेजरमेंट इसमें जो मीटर लगेगा वो बढ़ता दिखाई देगा। यानी जब इसको बढ़ाएंगे तो भाई इसी को देना पड़ा है, तो इसके जब इसको बढ़ाएंगे, ये वाला बैटरी बढ़ाएंगे तो ये वाला बैटरी हमको लगता नहीं दिख रहा, आप लोग को दिख रहा होगा। अब ये वाला बैटरी जब बढ़ा रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ये वाला बैटरी बढ़ा रहे हैं तो VB भी जो है कि हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, और ये जो बैटरी हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे देख रहे होंगे, इस बैटरी के बढ़ने से क्या है, इसको यहाँ से नापा रहा है। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए आइए देखते हैं ये वाले बैटरी को। इस बैटरी को हमने बढ़ाया तो VB बढ़ा, क्योंकि पोटेंशियल, ये जो पोटेंशियल है ये इमीटर और बेस के बीच का पोटेंशियल ये दिखा रहा है, जबकि ये हम दे रहे हैं क्या, बेस का वोल्टेज। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज है इसमें जोड़ो, इमीटर में जोड़ो चाहे बेस में जोड़ो, बतिया दोनों में से इसी को करंट वाला जहाँ से ही फ्लो होना है। तो हम एक बात समझो, हमने V को बढ़ाया यहाँ पे वोल्टेज दे के बैटरी लगा के, जब ये बढ़ा रहे हैं तो देख रहे हैं कि करंट भी क्या हो, करंट रीडिंग क्या हो रही है, करंट भी बढ़ रहा है। हमने इसको कांस्टेंट रखा है, इसको बढ़ने में दे रहा है, जितना पैसा उतना ही दे रहे हैं, उससे अधिक बैटरी नहीं लगा रहे, उसको छोड़ दिया। आप चेक कर रहे हैं कि इसके बढ़ाने से, वाले बैटरी बढ़ाने से इस पर क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, जब बोले बैटरी बढ़ाते हैं ना, मान लीजिए इसको बढ़ा दिया और IB को रख दिया 1 एम्पियर पे, 1 मिली एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर पे, 1 माइक्रो एम्पियर, या ऐसे कर लो, इसको हमने कर दिया कितना, 10 या 1 वोल्ट। इसको हमने कितना कर दिया, 1 वोल्ट कर दिया। इसको 1 वोल्ट कर दिया तो कुछ ना कुछ करंट बहेगा ही, कितना करंट बहेगा नहीं पता। एक ग्राफ ड्रॉ होते ऐसे बने ग्राफ, ठीक है, ग्राफ दिख रहा है, ग्राफ ऐसे बना है, नीचे से आ रहा है। ठीक,
अगर हमने इसको ये 10 वोल्ट कर दिया, हमने इसको 1 वोल्ट रखकर 10 वोल्ट कर दिया भी, इसको कांस्टेंट रखें, इसको नहीं बढ़ाएं, इसको रोक के रखें, तो उसी के पैरेलल में थोड़ा सा ऐसे बढ़ेगा। मतलब करंट इसी रेशियो में बढ़ रहा है, बस वोल्टेज बढ़ रहा है, तो यहाँ से हमें बढ़ना स्टार्ट हो रहा है। पास समझ में आई? ये 1 वोल्ट पे है, ठीक है ग्राफ, और ये कितना 10 वोल्ट पे है। पास समझ में आई? ये 10 वोल्ट पे, 1 वोल्ट पे, यानी दोनों पैरेललिटी वही है, मतलब उसी रिस्पेक्ट में करंट बढ़ रहा है, अगर वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो भी, ठीक है। बात समझिए, करंट अभी यहाँ वोल्टेज दिया तो यहाँ से करंट होना स्टार्ट हो गया था, और यहाँ वोल्टेज है तो यहाँ से करंट स्टार्ट होना शुरू हो गया था। यानी कि अगर इसको फिक्स रहते हैं, इसको अगर बढ़ाएंगे तो हमारा करंट क्या होगा, बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। चलो अच्छी बात है, समझ गए आप, ठीक है। लेकिन जो भी घटेगा बढ़ेगा, वो कहाँ से घटेगा बढ़ेगा बंधु, वो घटेगा बढ़ेगा यहाँ से 0.7 वोल्ट से, 0.7 वोल्ट से, ठीक है। 0.7 वोल्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन बताना 0.7 वोल्ट, ठीक है। चलिए नीचे आ जाइए, नीचे कर देते हैं, देख लीजिए आपके साथ दिख जाए। 0.7 वोल्ट नहीं दिख रहा है, दिख जाएगा, सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है फ्रेंड्स। 0.7 वोल्ट, ये 7 है, ठीक है, 0.7 वोल्ट, ठीक है। चलिए ठीक है, तो 0.7 वोल्ट पोटेंशियल में टूट गया, लगा फ्लो में, ये वाला जो गलती ये बन गया है, जब भी बढ़ेगा ना यहाँ से बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा, टूटने के बाद ही बढ़े। 0.7 वोल्ट हो गया पोटेंशियल, फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बढ़िया टूट गया, फॉरवर्ड बायस का एमिटर और बेस के बीच में, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गया, फ्लो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। यानी जितना ज़्यादा करंट देंगे, इसका मतलब नहीं कि उतना जल्दी करंट फ्लो होगा, नहीं, करंट वो उतना ही आराम से फ्लो होगा, इतना दोनों से टाइम से नहीं मतलब है, लेकिन क्वांटिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, उसी रिस्पेक्ट में उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये ग्राफ आपको नहीं समझ में आया? नहीं, देखो हम इसको रोक के रखे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, तो देख रहे हैं कि हमको लगा इसको बढ़ाएं तो उतना ही तेज करंट होगा, लेकिन करंट का बढ़ने की स्पीड कौन वही है, नॉर्मल है। करंट का बढ़ने का स्पीड क्या नॉर्मल है, यानी ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये इस पर डिपेंड कर रहा है, और ये धीरे धीरे बढ़ाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा, उसी रेशियो बढ़ रहा है, ठीक है। ज़्यादा देने से भी नहीं, तुरंत नहीं बढ़ेगा, आराम से बढ़ रहा हो, ठीक है। उसकी चलने की स्पीड जो है धीरे है, कांस्टेंट है, वो उतनी तेज़ से चल रहा है। लेकिन ये 10 लोग चला दिए तो तेज़ी से चलेंगे, नहीं, 10 लोग ही चल रहे हैं तेज़ी धीरे से चलेंगे, वही कांस्टेंट स्पीड चल रहे हैं, एक लोग चले तो भी कांस्टेंट स्पीड नहीं चल रहे, ठीक है। बात समझ में, इससे समझ में आता है कि इसको बढ़ाने घटाने से क्या होगा, इसका इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, लेकिन जाने का फ्लो क्या स्पीड क्या होगा वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। चलिए, यानी इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि लो रेजिस्टेंस है, लो रेजिस्टेंस है तभी तो लो रेजिस्टेंस है, तभी तो वोल्टेज बढ़ाने से करंट में ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। करंट को अपन वोल्टेज बढ़ाए तब वो करंट वैसे ही चल रहा है, वोल्टेज घटा रहे तब वो करंट वैसे ही चल रहा है। यानी लो रेजिस्टेंस होने की वजह से करंट बढ़ा, वोल्टेज बढ़ाने से करंट में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस बताता है, ठीक है। अब आउटपुट रेजिस्टेंस के बारे में करते हैं, ठीक है। ये लो रेजिस्टेंस को बता रहे हैं, वोल्टेज बढ़ने से करंट में उतना प्रभाव नहीं, जो चीज़ चला उसी से चल रहा है। करंट वोल्टेज बढ़ने का मतलब फोर्स ज़्यादा लगाना होता है, यहाँ से धक्का देना होता है, ठीक है। तो हम बढ़ाने से धक्का दे रहा है, करंट तेज चल रहा नहीं ना, वही स्पीड चल रहा है, यानी उसका रेजिस्टेंस क्या है, लो है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए क्या होता है, आउटपुट की बात करते हैं तो आउटपुट में क्या होता है कि हम इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको नहीं, इस IB को, यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, वो कांस्टेंट था VCE, ठीक है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट होगा, वो कांस्टेंट होगा IB कांस्टेंट रखेंगे, IB के बढ़ने घटने से IC में परिवर्तन होता है, आपने ऐसा पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या, ये बढ़ाते हैं वोल्टेज VC बढ़ा दिए, एक पॉइंट के बाद करंट वो बढ़ा, उसके बाद वोल्टेज नहीं, करंट बढ़ना बंद हो गया, इस पॉइंट के बाद करंट बढ़ना बंद हो गया, वोल्टेज बढ़ा जा रहा है, करंट नहीं बढ़ रहा है, फिर थोड़ा सा और वोल्ट, ठीक है,
लास्ट में यहाँ पे बात करंट क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। मतलब यहाँ इस सिस्टम में अगर आई बी मान लो यहाँ पे 0 है, इस कंडीशन में यहाँ पे आई बी मान लो, आई बी क्या है 0, ठीक है। अगर आई बी 0 है करंट कांस्टेंट थोड़ा सा आई बी को और बढ़ाते हैं, आई बी 10 कर देते हैं, तो ये वाला थोड़ा सा यहाँ जाके ये यहाँ पे टूट जाएगा, आई बी यहाँ पे 10, ठीक है। यानी आई बी को अगर हम 0 रखे थे तो यहाँ पे इतना करंट फ्लो हो रहा था, ठीक है। आई सी इतना फ्लो हो रहा था इसके बढ़ाने पे, लेकिन आई बी थोड़ा सा और बढ़ा दिए तो इतना ज़्यादा करंट फ्लो हो गया, क्योंकि आई सी यहाँ बढ़ा रहे हैं तो भी यहाँ इतना पे जाके रुक गया और हल्का वोल्टेज बढ़ रहा, करंट आई सी नहीं बढ़ रहा। यानी कहने का मतलब कि अगर हम आई बी बढ़ा रहे हैं तो थोड़ा सा आई सी भी बढ़ रहा है। आई बी यहाँ था 0, यहाँ पे आई बी 0 था, करंट इतना ही था, यहाँ से यहाँ तक इतना ही करंट था, इतना ही करंट था। लेकिन आई बी यहाँ पे 10 कर दिया, यानी आई बी का अमाउंट करते इतना करंट वैल्यू इतना पड़ गया, इतना करंट हुआ, इतना एक्स्ट्रा बढ़ा करंट, ठीक है। यानी कि अगर ये हमारा आई सी क्या होता है, आई सी जो होता है फुली डिपेंड होता है आई बी पे और भी ई सी पे डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। बी सी ई पे डिपेंड नहीं होता है, बल्कि आई बी हमारा आई सी डिपेंड होता है। इसका मतलब क्या है, ये बढ़ाने से भी नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उसका रेजिस्टेंस क्या है, थोड़ा सा हाई है, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या है, हाई है, क्योंकि एक कांस्टेंट के बाद वो क्या है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या थोड़ा सा मे बी हाई है, ठीक है। ये होता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नी पॉइंट। इस पॉइंट क्या बोलते हैं, वी नी। इसके बाद क्या होता है, वी नी किस में होती है, के एन डबल ई, वी नी कहने का मतलब क्या है, इसके बाद वोल्टेज बढ़ेगा नहीं चलेगा, तो वोल्टेज बढ़ रहा, करंट बढ़ रहा था, वोल्टेज बढ़ रहा, मतलब इसके बाद करंट बढ़ेगा नहीं, वी नहीं है, यानी वोल्टेज बढ़ता चला जाएगा लेकिन करंट वहाँ पे नहीं बढ़ेगा। करंट क्या होता है, सेचुरेट हो जाता है। सेचुरेट का मतलब जब कितना बढ़ा लो भैया औकात नहीं है भैया कि हम इससे ज़्यादा चल पाए, ठीक है। तो वी क्या हो, यहाँ पे वी नहीं हो गया, नहीं होगा सेचुरेट हो गया, वी नॉट हो गया, सेचुरेट हो गया, उससे ज़्यादा वो करंट उसमें फ्लो नहीं होगा, हम कितना भी उसमें वोल्टेज बढ़ाते जाएँ, ठीक है। तो ये क्यों, ये इससे इनपुट से क्या समझ आता है, इनपुट से ये समझ में आता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट में कोई इतना दिक्कत नहीं हो रहा है, तो उसका लो रेजिस्टेंस जो है की वजह से। यहाँ पर आउटपुट में क्या है कि इसकी वजह से ये कंट्रोल हो रहा है, यानी इसका रेजिस्टेंस क्या ज़्यादा है, वोल्टेज का उतना प्रभाव नहीं पड़ा है, वोल्टेज ओपन रहता है, उस करंट का फ्लो होता है, इसका मतलब ये हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है। यानी इसके इस वाले पे वोल्टेज का इफेक्ट हो रहा था करंट पे, लेकिन इस वाले पे सिर्फ करंट का इफेक्ट हो रहा है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस है ये, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया, अब देखते हैं इसमें क्या बच गया। अब आउटपुट रेजिस्टेंस आपको यहाँ से आउटपुट रेजिस्टेंस पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो आउटपुट रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, वी सी ई बाई आई सी पता चल जाएगा, और इनपुट रेजिस्टेंस कैसे पता चलेगा, वी बी अपन आई बी, ठीक है। ये दोनों रेजिस्टेंस हम यहाँ से कट आउट ले सकते हैं, यहाँ से हम जान सकते हैं, ठीक है। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है कॉमन बेस, कॉमन एमिटर का कॉमन बेस से कम होता है, और ठीक है फ्रेंड्स लाइन लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। कॉमन बेस एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो ग्राफ आप ऐसे देख रहे हैं, ये ग्राफ ऐसे जाता था, याद है आपको, ये थोड़ा सा कर्व हो जाता, ये ऐसे कर्व हो जाता था इसमें कॉमन बेस में, ठीक है। कॉमन बेस में कब नहीं, मतलब करंट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता था, वोल्टेज कंपेरिजन में यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या था, हाई था, ठीक है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा हाई रहता था, यानी कहने का मतलब क्या है कि कॉमन बेस में रेजिस्टेंस हाई रहता था कंपेरिजन टू कॉमन एमिटर। और आउटपुट वोल्टेज क्या होता है कॉमन बेस में, कॉमन बेस का आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, कम ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू कॉमन एमिटर। कॉमन एमिटर का जो होता है आउटपुट रेजिस्टेंस वो कम होता है कंपेरिजन टू कॉमन एमिटर,
ठीक है, सॉरी कॉमन एमिटर का जो रेजिस्टेंस होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस वो कम होता है कॉमन बेस के कंपेरिजन में। ठीक है, और इसका कंपेरिजन टेबल ऑफ चार्ट बनाएंगे, देखेंगे। और इसका जो होता है कॉमन एमिटर का जो आउटपुट रेजिस्टेंस होता है 45 से 50 किलो ओम तक होता है, सॉरी 45 से 50 किलो ओम तक होता है। ठीक है, ये था हमारा कॉमन एमिटर। इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इसका इस्तेमाल करते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी में। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी में करते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा वोल्टेज गेन मिलता है। वोल्टेज गेन बहुत ज़्यादा क्यों मिलता है? क्योंकि बहुत ज़्यादा करंट गेन मिलता है। करंट गेन कितना मिलता है? 220 से लेके 500 तक करंट गेन मिलता है, जिससे वोल्टेज गेन मिलता है। और करंट गेन मिलने की वजह से वोल्टेज गेन मिलता है। वोल्टेज और करंट दोनों गेन होने की वजह से पावर गेन भी यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है। और ऑडियो फ्रिक्वेंसी में, रेडियो फ्रिक्वेंसी में इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और कॉमन बेस का जो इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज में, वेरी हाई नहीं, हाई फ्रिक्वेंसीज में। ठीक है, अब आते हैं पढ़ते हैं कॉमन, क्या पढ़ेंगे हम? कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन उसका कहीं इस्तेमाल नहीं होता, बस आपको देख लीजिए कैसे बनता है, उसका फिगर बना देते हैं। उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता बताऊँगा, चलिए पढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू। ये देखते हैं कॉमन कलेक्टर कनेक्शन। हमें देखा ये कनेक्शन जो है कि ये कलेक्टर का क्या है। ठीक है, जो इस वाले लूप में और इस वाले लूप में दोनों में कॉमन हो रहा है, इसलिए कॉमन कलेक्टर इसको कह दिए। ठीक है, इस वाले लूप में भी कॉमन हो रहा है कलेक्टर। ये घुस रहा है इसलिए PNP, और निकल रहा है इसलिए NPN। मैंने बताया था N फॉर निकलना है, N फॉर NPN। तो निकल रहा है तो NPN और ये घुस रहा है तो PNP। ठीक है, इसका फिगर कुछ अलग, हल्का सा अलग बनता है। ये RC सर्किट यहाँ हो जाता है। ये RC मतलब यहाँ जो रेजिस्टेंस यहाँ है तो हल्का चेंज कर दे रहे हैं। बुक में दिया वैसा कोई मतलब नहीं है, हम यहाँ भी लगा देते थे, लेकिन हम यहाँ लगा देते तो बंदे यहाँ से कनेक्शन ले लिए हम। ठीक है, यहाँ लगा देते यहाँ से कनेक्शन लेते हैं, और कोई बात नहीं है। ये हो जाता है आपका VB, जो होता है VE। ठीक है, ये भी होता है VB, होता है VE। ठीक है, APNP RC। इसमें जो करंट एम्पलीफिकेशन होता है वो करंट एम्पलीफिकेशन को गामा से डिनोट करते हैं। गामा इसका टू बोलता है डेल IE अपॉन में डेल IB। ये होता है AC के लिए, और DC के लिए जो होता है वो क्या होता है? डेल इसकल टू, सॉरी गामा इसकल टू IE अपॉन में IB। ठीक है, IE अपॉन में IB। और आपको ये चीज़ अच्छे से मालूम होगा, ठीक है, कि IE इसकल टू IC प्लस IB, और IB इसकल टू होता है IE माइनस IC। ठीक है, वो चीज़ आपको पता होगी। तो आप यहाँ से हम यहाँ पे IB जगह उसको लिख सकते हैं कि IE अपॉन में IB जगह IE माइनस IC, और सबको IE से डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा, ये यहाँ पे जाना है IE अपॉन में IE अपॉन में IE अपॉन में IE माइनस IC अपॉन में IE। ये चीज़ आई थी, समझ में आया होगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसे काट देंगे तो 1, इसको काट देंगे तो 1, यानी यहाँ से आएगा क्या? 1 अपॉन में 1 माइनस अल्फा। IC अपॉन में I होता है, अल्फा इक्वल टू होता है IC अपॉन में IE। आपको पता होगा कि यहाँ से हम लेके आ सकते हैं, यानी गामा इक्वल टू क्या होगा? 1 माइनस अपॉन 1 अपॉन 1 माइनस 1 अल्फा। ये इक्वेशन हमको यहाँ से समझ में आता है, निकल के आता है। इस इक्वेशन को प्लीज़ कृपया करके नोट कर लें, ताकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। ठीक है, इस एक्सप्रेशन के बाद हम चलेंगे IC के बारे में पढ़ेंगे, कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। चलिए पढ़ते हैं। ठीक है, आइए फ्रेंड्स देखते हैं थोड़ा सा वीडियो को, फोटो का। यस, IE इक्वल टू क्या होता है? पहले IC के बारे में। IC इक्वल टू क्या होता है? क्या होता है? अल्फा IE प्लस ICB। कॉमन बेस वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। कॉमन बेस वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, पता है ना? कॉमन बेस वाला फॉर्मूला पता है ना? वो यहाँ लगेगा। ठीक है, और IC प्लस IB ये मालूम है आपको,
तो सब मालूम है तो क्या दिक्कत है वो गुरु, सब मालूम है क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। आइए एक बात बताइए, आई बी हाई आई सी लिख सकते हैं, लिख दीजिए ना, अल्फा आई ई प्लस आई सी बी ओ लिख दीजिए ना, लिख दिए। इस वाले को उठा के इधर ले आइए, इस वाले को उठा के इधर ले आइए, क्या दिक्कत है, ये आई के बराबर है। इस वाले को उठा के इधर लाइए, आई माइनस अल्फा आई ई, ठीक है। एकरा को ये छोड़ दीजिए, एकरा को ये छोड़ दीजिए, एकरा को इधर ले आइए, एकरा को ये छोड़ दीजिए, इजिकल टू आई बी प्लस आई सी बी ओ। दिक्कत है नहीं, नहीं होना भी नहीं चाहिए, होगा तो वो मारेंगे। चलिए ठीक है, ये अल्फ़ा यहाँ से आई कॉमन ले लीजिए ना, 1 माइनस अल्फ़ा बच गया, और यहाँ पे आई बी बचले है, और यहाँ पे आई सी बी ओ बचले है, ठीक है। यहाँ पे आई का वैल्यू क्या होगी, तो इसमें भाग से हम कर देंगे, आई बी फॉर्म में 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई सी बी ओ फॉर्म में 1 माइनस अल्फ़ा। फॉर्मूला को पता था ना जी, पता नहीं पता था, ये पता नहीं कब होता था, आई सी के बराबर, और आई सी और आई दोनों इक्वलेंट होता है, उसमें इक्वलेंट मानते हैं, इनको इक्वलेंट होता है, ठीक है। तो यानी और इसको जो है कि 1 में 1 माइनस अल्फ़ा को बीटा प्लस 1 बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बीटा प्लस 1 आई बी, और यहाँ पे भी बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ लिख सकते हैं ना, लिख दिए ना सर जी, लिख दिया हम, तो लिख दिया हम, ठीक है, लिख रहा है ना, चलिए ठीक। ठीक चलिए ठीक है, दिख रहा ना, चलिए ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया आपको, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था इस चीज़ को समझने के लिए। आइए यानी ये चीज़ नीचे लिखी है, नहीं दिख रहा होगा, हम समझ सकते हैं, तो इसको यहाँ पे लिख दिया जाए, आई सी इक्वल टू आई ई के बराबर इक्वलेंट होता है कॉमन कलेक्टर सर्किट में। कॉमन कलेक्टर सर्किट में आई सी जो होता है आई के बराबर होता है, और आई के बराबर होने के बाद पता है आई सी इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्म पता है, आई बी ऊपर में 1 माइनस अल्फा, आई सी बी ऊपर 1 माइनस अल्फा, आई सी इक्वल टू होता था, और आई सी आई इक्वल है, दोनों को इक्वेट कर दिए। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट समझ में आता है, इंपॉर्टेंस क्या समझ में आता है, ये देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, ठीक है। प्रूव करने के बोल रहे थे, देखिए 3 चीज़ को दिमाग में रख लीजिए करो, बड़ा काम देने वाला है, बड़ा। अभी गामा इक्वल टू निकाला हमने, क्या होगा 1 माइनस अल्फा, ये किसके बराबर होता है, बीटा प्लस 1। ये रिलेशन याद रख लीजिए, बड़ा काम देगा, ठीक है, बड़ा काम देगा, हाँ। बिटवीन गामा अल्फा और बीटा। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बड़े आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बुक में रिलेशन नहीं दिया हुआ है, एग्जाम में पूछ सकता है, एसएससी सबसे बड़ा पूछ देगा, ठीक है। चलिए अब एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन कॉमन कलेक्टर एप्लीकेशन क्या है, ये जो होता है कहाँ यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है, मैंने जो डायग्राम बनाया था तो आपको कुछ नहीं बताया, अब जा रहा हूँ बताने, ध्यान से समझिएगा। निकल रहा है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव निकालना, नेगेटिव है, यहाँ पे थोड़ा बेस क्या है, एम्पियर है, पी है पॉजिटिव से नेगेटिव से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव,
ठीक है, ध्यान देखो हमने कैसे किया, ये पी टाइप है तो पी को पी जोड़ दिया, एन को एन से जोड़ दिया, हो गया क्या, ठीक है। ये हमारा एमीटर है ना, ये हमारा एमीटर है, ये हमारा बेस, ये हमारा कलेक्टर है, ध्यान समझना, हमारा एमीटर ये है, हमारा बेस, हमारा कलेक्टर ये है। जब हम करंट सप्लाई दे रहे हैं कलेक्टर और बेस के बीच में हम सप्लाई दे रहे हैं, यानी जो हमारा ट्रांजिस्टर ऐसा बिहेव कर रहा है जी, ये कलेक्टर हो गया, ये बेस हो गया, ये एमीटर हो गया, हम करंट यहाँ से दे रहे हैं तो ये ज़्यादा ना वाइडर है, ये ज़्यादा ना पोटेंशियल बैरियर का बहुत मजबूत है, यहाँ ज़्यादा पोटेंशियल लगेगा, ज़्यादा वोल्टेज लगेगा, तो यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत ज़्यादा हाई होगा, इसको बोलते हैं इनपुट रेजिस्टेंस। लेकिन आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा, क्योंकि बेस और एमीटर के बीच में रेजिस्टेंस जो बैरियर होता है पतला होता है, कम होता है, तुरंत टूट जाता है, तो कम होगा और तुरंत ब्रेक हो जाएगा, यानी आउटपुट लो होगा, आउटपुट रेजिस्टेंस लो होगा, ठीक है, और इनपुट रेजिस्टेंस हाई होगा, क्योंकि कॉमन और बेस के बीच का जो वो है पोटेंशियल बैरियर है वो ज़रा मजबूत होता है, वाइडर होता है, इसलिए क्या होगा, जल्दी टूट ना। एक बात ये समझ में आया, कब पहले समझ में आएगा फिर, ठीक है। तो इसको कहाँ लगाते हैं, मान लीजिए कि आपको 400 वोल्ट से मामूली बात है, आपको 40,000 वोल्ट से आपको 230 वोल्ट का बल्ब पीला वाला जलाना है, पीला वाला फिलामेंट बल्ब, ठीक है ना। तो उस बल्ब को कैसे जलाएंगे, कुछ नहीं करना है, वो बल्बुआ को लगा के एक को यहाँ बल्बुआ लगा के जोड़ देना है, ठीक है, बल्बुआ लगा के जोड़ देना, तो बल्बुआ जलेगा, कैसे जलेगा, 230 वोल्ट चाहिए, अब दे रहे 40,000 वोल्ट दे रहे हैं, तो भी ये जलेगा, फ्यूज नहीं होगा। क्यों नहीं फ्यूज होगा, क्योंकि इसका इम्पीडेंस ज़्यादा है, इसका इम्पीडेंस कम है, मैक्सिमम करंट को अपनी तरफ एब्जॉर्ब करेगा, थोड़ा सा ही करंट को थोड़ा सा वोल्टेज के यहाँ पे देगा, यानी इसका इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब यहाँ कर लिया, थोड़ा भी इसको चाहिए, थोड़ा बहुत यहाँ दे दिया, यानी इम्पीडेंस मैचिंग के लिए जहाँ पे आउटपुट लो इम्पीडेंस चाहिए और इनपुट में हाई इम्पीडेंस दे देंगे, तो भी हमारा आउटपुट कोई बिगड़ेगा नहीं, वो जल जाएगा। उस कंडीशन में वोल्टेज हाई होता है, तो ये सब ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस मैचिंग ट्रांजिस्टर। इसीलिए इस सब ट्रांजिस्टर को जो कॉमन कलेक्टर में होता है, कॉमन कलेक्टर में जो होता है ना ट्रांजिस्टर हुआ, उस सबको हम इम्पीडेंस मैचिंग कराते हैं, और बाकी सब ट्रांजिस्टर जो होता है, जो कॉमन बेस हो गया, उसको जो है कि हाई फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं, और ऑडियो फ्रिक्वेंसी के लिए यूज़ करते हैं कॉमन एमीटर को, और सबसे पहले कॉमन एमीटर को यूज़ करते हैं। कॉमन एमीटर का कनेक्शन जो कॉम्बिनेशन है, हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, उसको जब से यूज़ करते हैं, सबसे यूज़ करने का तरीका और रीज़न ये है कि उसमें बहुत ज़्यादा हाई करंट गेन, हाई वोल्टेज गेन, हाई पावर गेन होता है, जिसकी वजह से हमको ये तीनों चाहिए, और ये तीनों ज़्यादा गेन होने की वजह से काम बड़ा बन जाता है, पैसा हजम हो जाता है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, एक इक्वेशन हमेशा आपके सामने आता रहेगा पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में, जब तक की किताब या कोई भी दुनिया की किताब इलेक्ट्रॉनिक्स का खत्म ना हो जाए। वो इक्वेशन क्या है, यहाँ VCC = VCE + ICRC, जो भी मैंने इस्तेमाल किया था क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। पोटेंशियल इन दोनों के बीच का, ठीक है, ये वाला वोल्टेज, ये वाला, ये इसके लिए नहीं है, वो उस वाला एक पिछला आया था ICRC, ये फार्मूला यूज़ कीजिएगा। इस फार्मूला का हम पूरे ट्रांजिस्टर में इस्तेमाल करते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम बीटा लेने से पहले इसका कंपेरिजन पढ़ लेते हैं, आइए कंपेरिजन पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं, ठीक है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं, कॉमन बेस, कॉमन एमीटर, कॉमन कलेक्टर कनेक्शन के बारे में, ठीक है। तो इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है कॉमन बेस के लिए क्या होता है, 100 ओम तक होता है, जो कि नॉर्मल लो ही होता है, ठीक है। इसके लिए 75 ओम तक होता है मैक्सिमम, वो भी लो ही होता है, लेकिन इसके लिए क्या होता है कि हाई होता है,
ठीक है, इसके लिए हाई होता है और कितना होता है 750 ओम तक हो सकता है। ठीक है, 750 ओम तक हो सकता है, सॉरी 750 किलो ओम तक हो सकता है, 750 किलो ओम तक हो सकता है। ठीक है ना, 750 किलो ओम तक, 750 किलो ओम तक हो सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट में क्या होता है कि ये जो होता है कॉमन बेस, इसका जो आउटपुट होता है कितना होता है फ्रेंड्स, कितना होता होगा आपके अकॉर्डिंग बताइए। हाँ, वेरी हाई, हाई कह सकते हैं। आउटपुट जो होता है कॉमन बेस का हाई होता है। ठीक है, कितना होता होगा, ये होता है 450 किलो ओम तक। इसका कितना होता है, इसका 45 से 50 किलो ओम तक, और इसका कितना होता है, इसका 25 ओम तक। ठीक है, 40 से 50 किलो ओम तक, 450 किलो ओम तक आउटपुट इम्पीडेंस, और उसका 25 ओम तक कॉमन कलेक्टर का। ठीक है, आउटपुट हो गया, इनपुट हो गया। आपके करंट गेन की बात करते हैं। करंट गेन को CG कह देते हैं, C फॉर करंट, G फॉर गेन। करंट गेन क्या होगा, इसमें करंट गेन क्या होता है 150 के आसपास, अप्रॉक्सीमेट 150 आ जाता है। इसमें करंट है 200 से लेके 20 से लेके 500 तक आता है, अप टू 500, 200 से 200 ये रेंज है, 20 से 500 रेंज है, और अप टू बोलेंगे तो हाई वाला पॉइंट 500। और इसका जो होता है वो एप्रिसिएबल होता है। एप्रिसिएबल मतलब कि हाई होता है, कोई यूज़ नहीं है इसको, उसको यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, वोल्टेज गेन की बात करते हैं। वोल्टेज गेन की बात करते हैं, सॉरी, इसका करंट गेन जो होता है 1 होता है। ठीक है, कॉमन बेस का करंट गेन 1 होता है, ये यूनिटी होता है। ठीक है, यूनिटी होता है। ठीक है ना, या कोई करंट गेन नहीं होता। अगर यूनिटी है तो कोई करंट गेन हुआ नहीं। वोल्टेज गेन क्या होता है, 150 होता है। इसका भी वोल्टेज गेन 200 से 500 हो सकता है, और 200 से भी ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इसका करंट गेन होता है, करंट गेन हाई, करंट गेन एप्रिसिएबल या हाई कह सकते हैं। और वोल्टेज गेन क्या, वोल्टेज गेन लेस देन 1 होता है, 1 से कम होता है। ठीक है ना, 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। ठीक है ना, 1 से कम होता है। एप्लीकेशन की बात करें, APS एप्लीकेशन की बात करें, तो इसको हम यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में, हाई फ्रिक्वेंसी में। इसको यूज़ करते हैं ऑडियो फ्रिक्वेंसी में, AF में। इसको HF हाई फ्रिक्वेंसी, AF मतलब ऑडियो फ्रिक्वेंसी, और इसको इम्पीडेंस मैचिंग, इम्पीडेंस मैचिंग में। ठीक है, ये थे हमारे तरह के 3 तरह के हमारे ट्रांजिस्टर, उसकी बाइफरकेटिंग हमने किया, हमने देखा। अब इसके आगे का पॉइंट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हमने बता दिया है क्या उसको बोलते हैं फार्मूला, उस फार्मूला को आपको रिवाइज करना है, नहीं तो आप भूल जाओगे। इसलिए मैंने आज का वीडियो छोटा रखा है जानबूझकर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर को ख़त्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, चैप्टर ख़त्म ही कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर खत्म होगा, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स द ग्रेट। बाय, गुड नाइट। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, हाँ आपके लिए भी PCL में आपको ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा, जरूर मिलेगा, जरूर।